तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन, आज हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखेंगे बीपीटी, ठीक है ना। और ये कहती क्या, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, मान लो देखो एक ट्रायंगल है, एक हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, एक ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारी क्या है, इफ ए लाइन, कोई एक लाइन है हमारी, वो क्या करता है, इन दो साइड्स को डिवाइड करता है, ऐसे इसने डिवाइड करा, ठीक है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी और ये ई, ये ठीक है ना। ये इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसको, इस पूरे दो लाइंस को हमने क्या मान लिया, डिवाइड कर रही है, हल्का सा कुछ मैंने ऐसे ले लिया, डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, इसको ई, ठीक है, ये डिवाइड कर रही है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो साइड्स को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो, क्या कह रही है, इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो मतलब यानी कि ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, इस तरह से डिवाइड कर रही है। तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो इसका मतलब ये लाइन जो है थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, यदि क्या कर रहे हैं कि कोई भुजा, कोई रेखा इन दो भुजाओं को ऐसे डिवाइड करे, ऐसे विभाजित करे कि इन दोनों का रेशियो यानी इन दोनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है बीसी के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। और जबकि हमारे थेल्स बाबा क्या कहते थे, हमारे थेल्स बाबा क्या कहते थे, हमारे थेल्स बाबा ये कहते थे कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये इसका उल्टा है ना, विलोम है ना, इसका कहते हैं बीपीटी का विलोम। तो क्या बोलता है कि अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो हम कह सकते हैं दोनों साइडें क्या होंगी, पैरेलल। इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसे करी, मैंने एक डीई, देखो इसके बारे में तो पता है नहीं कि डीई पैरेलल बीसी है, तो मैंने क्या करा, डी से एक लाइन ऐसी पैरेलल खींची, ऐसी पैरेलल खींची, जो ये हमने यहाँ पे इसे क्या मान लिया, ई डैश मान लिया, क्या मान लिया, ई डैश। और ये मान के चल रहे हैं हम कि ये डी ई डैश पैरेलल किसके हैं, बीसी के, किससे, कंस्ट्रक्शन से, ध्यान रखना, रचना से मान के चल रहे हैं। अब देखो ये कुछ ऐसे ही है, ये दोनों के दोनों, ये मान लो ये जो ई और ई डैश पॉइंट है ना, ये होंगे एक ही जगह, ये वही है, ये पार्वती का घर है और ये खुशी का घर है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि इस डी से सेम डिस्टेंस पर हैं और एक ही पॉइंट है वहाँ पर, उस लाइन पर एक ही पॉइंट है, क्योंकि दोनों रेशियो में सेम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, ई और ई डैश कोइंसाइड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। चलो बात की बात है, अभी हमने क्या माना कि डी ई के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसीलिए हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन कर ली, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। अब चलो लिखते हैं कैसे, देखो सबसे पहले गिवन, गिवन क्या दे रखा है हमें, देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है, क्या है इसमें, दिया है हमें ये है कि ए डी अपॉन इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या गिवन है हमें, कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है ना, ई सी। अब यहाँ पे हमें टू प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है हमें कि डी ई पैरेलल बी सी। अच्छा कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, कंस्ट्रक्शन, रचना, यानी डी ई डैश पैरेलल बी सी, ये हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ डी ई पैरेलल, मतलब एक ऐसा पॉइंट ले लिया हमने कहाँ पर, ई डैश इस लाइन पर, कि वो क्या है, डी ई डैश पैरेलल बी सी है। अब आ जाओ इसमें प्रूफ में, अब क्या चलेंगे, प्रूफ यानी उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति में। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यानी हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, दो लाइनों को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, दो लाइनों को डिवाइड करिए किसमें, सेम रेशियो में। और वो सेम रेशियो में डिवाइड करने के बाद इस तरह से डिवाइड करिए कि हमें ये प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल बी सी। अब डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ करना है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक पॉइंट ऐसा ले लिया ई डैश यहाँ पर कि डी ई डैश को और डी ई को मिलाया, तो डी ई डैश पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी इन क्वेश्चन में जब भी चलना हो तो कैसे चलते हैं, हमेशा गिवन से चलते हैं, ठीक है ना। तो गिवन में सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या था गिवन, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन था, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में, ये गिवन था, ठीक है ना, ये क्या था, गिवन था, ये हो गई गिवन, यानी यहाँ पे दिया है, ये आ जाएगा दिया है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ इधर देखो, इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन दूसरी क्या कहती है। दूसरी कंडीशन ये कहती है, ये तो हमें गिवन था, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि डी ई डैश पैरेलल बी सी, डी ई डैश पैरेलल बी सी। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं। तो डी ई डैश पैरेलल बी सी, तो इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा, थेल्स थ्योरम को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, डी ई डैश पैरेलल बी सी। तो डी ई डैश पैरेलल बी सी तो क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय रचना से। तो रचना से क्या हो जाएगा, इसका मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई
डैश अपॉन में ई डैश सी, है कि नहीं? ये किससे? बाय थेल्स बाबा, ठीक है ना, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। ये होगा इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अब तुम देख रहे हो इसको कि जो हमारा ये लेफ्ट हैंड पार्ट है, यानी कि ये वाला, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है कि नहीं है? ये दोनों के दोनों पार्ट इक्वल है कि नहीं? क्या हुआ? नहीं बात समझ में आई? तो क्या हो गया ऐसे कैसे ही, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों पार्ट हमारे क्या हैं? सेम है। ए डी अपन में डी बी और ए डी अपन में डी बी, ये दोनों पार्ट हमारे सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? ये हट गया तो बचा क्या? ए ई अपॉन में ई सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब तुम देख रहे हो एक चीज़, यहाँ पर क्या आ रहा है? क्या यहाँ पर ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी और ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। अरे जब दोनों का रेशियो कैसे इक्वल हो गया, जबकि जब दोनों के दोनों अलग पॉइंट होने चाहिए? तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल है, यानी कि वाला पार्ट इक्वल है, तो इससे एक बात तो पता लगती है कि जब दोनों का दोनों रेशियो सेम, ये स्थिति कब आ सकती है? जब मैं तुमसे कहूँ कि भाई मान लो हमारे पास दो बच्चे हैं, एक पार्वती एक खुशी है। मैंने बोला हमारे कोचिंग से पार्वती का क्या है घर, 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। और हमने कंडीशन क्या लगा ली, उस पूरे एरिया में क्या है? एक ही घर है हमारे ट्यूशन से दूर, एक ही घर है और वो पार्वती का है। मान लो मैं दूसरे इसको उसके बारे में बोलता हूँ कि भाई खुशी वहाँ रहती है 200 मीटर की दूरी पर, कहाँ से? ट्यूशन से। तो जंगल में तो रहेगी नहीं रहेगी जंगल में, तो इसका ना कि भाई पता लगा झाड़ियों में वो सब कुछ वहीं खाना बसेरा हो रहा है, जो भी, ऐसा नहीं आना, ठीक है भाई, वो भी कहीं ना कहीं घर में रह रही है, तो एक ही घर है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये खुशी है ये पार्वती, तो इन दोनों के घर कहीं ना कहीं क्या होंगे? एक ही होंगे, क्योंकि जब ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब दूसरा पार्ट भी क्या होगा? इक्वल। और ये इक्वल कब आ सकता है? जब दोनों के घर क्या होंगे? सेम। और अगर दोनों घर सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब अगर दूसरे जगह रह रही है तो उसकी डिस्टेंस और लोकेशन भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर मान लो उस घर में ना रहकर कहीं दूसरी जगह रह रही है तो इसका क्या 200 मीटर रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है ना। और रास्ता उसी से मेजर करना, ये नहीं कि सर चारों तरफ 200 मीटर की पेरिफेरी में तुम आ सकते हैं, ऐसा नहीं आना, ठीक है ना। हमने क्या बताया? रास्ता एक है, उसी रास्ते पर रहना है बस केवल। तो कहने का मतलब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि ई डैश और ई, यानी कि खुशी का घर पार्वती का घर एक है कि नहीं है? कॉइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसका मतलब जब इन दोनों की इक्वेशन इक्वल हो गई है तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया ये ए ई डैश अपन में ई सी कब इक्वल होगा? ए ई डैश और ई डैश सी, जब कहीं ना कहीं ई और ई डैश कॉइंसाइड करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही होंगे। कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही पॉइंट होंगे, तभी तो हम इसे कह सकते हैं इक्वल आएगा ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड, ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए ई डैश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यानी सॉरी क्या हो जाएगा? डी ई इक्वल टू डी ई डैश, क्या हो जाएगा? डी ई इक्वल टू डी ई डैश। ये ट्यूशन, ये पार्वती का घर, तो ट्यूशन और पार्वती का घर बराबर ट्यूशन और खुशी का घर, ठीक है ना, है कि नहीं भाई? भैया ये दोनों है तो हमने क्या माना था? इनको अलग अलग माना था ना, पर ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही है, ठीक है ना। क्या ये एक ही घर में है? तो डी ई बराबर डी ई डैश। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, जब क्या दे रखा था? डी ई पैरेलल बी सी, हमें क्या करना है? प्रूफ करना है ना। और हमें दे रखा है डी ई डैश पैरेलल बी सी, तो जब डी ई डैश पैरेलल क्या है? बी सी, तो हम क्या बोल सकते हैं? डी ई पैरेलल बी सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रूव बेटा, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि कोइंसाइड कर गया ना। अब भाई ये चीज़ तो तभी भाई ई और ई डैश इक्वल कब होंगे? जब एक ही जगह होंगे। मान लो मैं कहना चाह रहा हूँ ए ई डैश बराबर ए ई, भाई ये क्या बात हुई? जब मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ ए ई और ए ई डैश दोनों बराबर हैं, ये कब बराबर होंगे? जब ये एक ही जगह होंगे तभी तो बराबर कह सकते हैं, और जब एक ही जगह नहीं होंगे तो क्यों बराबर कहेंगे? मान लो ये ई डैश इससे ऊपर रहा होता तो क्या इक्वल है? ये इस तरह से अगर लगाए देखा जाए तो अगर हम देखेंगे तो दोनों इक्वल नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये हमारी आंखों का धोखा है, ये हमारी आंखों का धोखा है, हमको किसी ने रोका है, इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या हैं? एक हैं, ठीक है ना। तो ए ई डैश और ए ई दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। बात समझाई कि नहीं आई? क्लियर है? इसलिए हम कह सकते हैं डी ई डैश पैरेलल बी सी था, तो इसलिए हम कह सकते हैं डी ई पैरेलल बी सी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारी कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स, ठीक है, इसको कर लेना। सिंपल सी थ्योरम है, कोई ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, बहुत कम आती भी है, कभी कभार पूछ ले, इसीलिए कराई भी जाती है। ओके, कॉपी करो इसे। इधर देखो, ये क्या है? बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे मतलब? इसमें क्या होता है, ये तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन दे देगा पेपर में और तुमसे कह देगा कि एक्स की वैल्यू निकालो। क्या किसकी वैल्यू निकलवाएगा? एक्स की। कंडीशन क्या दे रखी है इसमें? डी ई पैरेलल ए बी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? थेल्स बाबा कब याद आएंगे? जब थेल्स बाबा कब याद आएंगे? जब हमें पैरेलल की कंडीशन गिवन होगी। तो इधर देखो, लुक हियर एवरीवन,
ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या बोल रखा है कि डी ई पैरेलल ए बी, डी ई पैरेलल ए बी। अब जब डी ई पैरेलल ए बी है तो इसका मतलब बाय थेल्स थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। बोलो थेल्स बाबा की जय। थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी। देखो ऐसे मत सोचा करो सर ये ऐसे ही लगेगा, अरे ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, बात तो एक ही है कि नहीं, बात तो एक ही है। तो ए ई अपॉन में ई सी और यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी अपॉन में डी सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x प्लस 19 और यहाँ पर ई सी की। तो पहले देखो मोर देन वन टर्म है, तो मोर देन वन टर्म है तो इसके अंदर क्या लगा देंगे ब्रैकेट, क्या लगाएंगे ब्रैकेट। अच्छा इक्वल टू क्या दे रखा है बी डी की वैल्यू 4 ब्रैकेट, नीचे क्या आ जाएगा x। ये कंडीशन गिवन थी डी ई पैरेलल बी, x की वैल्यू निकालनी है इसमें। अच्छा आ जाओ इधर, चलो भाई। तो जैसे यहाँ पर आए मैंने तुम्हें क्या बताया है, अब देखो इसमें करेंगे क्या, वही सेम जैसे सॉल्व करते हैं अभी तो हम थर्ड चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, फोर्थ चैप्टर भी। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x किसके पास चला जाएगा 3x प्लस 19 के साथ कौन जाएगा x, अकेला था तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब x प्लस 3 किसके पास जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और यहाँ पर कौन चला जाएगा x प्लस 3। सॉल्व कर लो इसे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। यहाँ पर याद है मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि हमेशा पहले ब्रैकेट का पूरे से मल्टीप्लाई, तो 3x उठाओ इसका और पूरा क्या उठा लोगे x प्लस 3। इसका क्या बचा प्लस 4। अब फिर वही दूसरे ब्रैकेट से, ठीक है ना, पहला नंबर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो 3x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9x प्लस 4x प्लस 12। तो अब देखो 3x स्क्वायर दोनों सेम है और बराबर के बीच में, तो मैंने तुम्हें बताया था कभी जैसे 2 बराबर 2 होता है ऐसे क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, इस तरह से क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ये क्या है 19x और ये देखो दोनों सेम बराबरी क्या, तो 9 4 13x प्लस 12। अब 19x में से 13x माइनस कर दो, 19x में से 13x माइनस करा तो क्या आ जाएगा 6x, तो 12 बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा 12 के 6 बन जाए, 6 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहे हैं, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड किसकी थेल्स थ्योरम की। तो इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से इसे। तो बेटा एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर एक्सरसाइज 6.2, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है 4। ये एक्सरसाइज हमारी क्या है 6 चैप्टर की 6.2 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इस क्वेश्चन में। देखो ये कहता है कि इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC है और जिसके अंदर ना 2 कंडीशन दे रखे हैं, कौन कौन सी, एक तो DF पैरेलल AE और एक क्या दे रखा है DE पैरेलल AC। तो देखो थेल्स थ्योरम, इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले पैरेलल कंडीशन देखो और जब भी कभी क्वेश्चन में पैरेलल दिख जाए, जब भी कभी क्वेश्चन में पैरेलल दिख जाए समझ लो किसको याद करना है थेल्स बाबा को। थेल्स बाबा को तुरंत याद कर लेना है और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जब पैरेलल हम देखते हैं तो पैरेलल से पहले तो ये पहचाना करो कि कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे 2 प्रूफ में क्या करना है, मैं जरा 2 प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ क्या चीज़ BF बाय FE E बाय EC है ना, BE बाय EC, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे चलते हैं प्रूफ में, यानी कि हमें उपपत्ति में क्या देखेंगे। अब जब इसमें देखा हमने तो पहले मेरे को कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। अब इससे मैं पहले इसको लिखने से पहले हम ये देखते हैं DE पैरेलल AC कहाँ पर है। ये DE पैरेलल AC कहाँ पर है, ये देखो DE पैरेलल AC। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है, देखो यानी कि जब देखा करो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई पैरेलल है किसके बेस के, तो बेस को देखो किसके पैरेलल है बेस को। अब बेस हमेशा क्या होता है इस वाली पैरेलल लाइन से बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखो DE पैरेलल AC, कौन बड़ा AC बड़ा, तो इसका मतलब AC क्या हुआ बेस हुआ। अब AC की तरफ आगे बढ़ो तो कौन सा ट्रायंगल हो गया ABC, बाकी तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। कौन सा ट्रायंगल बना ABC, तो हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो क्या दे रखा था DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। अब जब DE पैरेलल AC क्या गिवन है, इसका मतलब क्या, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसके अंदर DE पैरेलल AC। देखो अब किसकी बात हो रही है, ये DE है
ये ई है, तो डी और ये ई, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए डी, देखो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू क्या होगा, इधर से चलो, अब यहाँ से चल दिया, अब इधर से चलो, सी ई, ठीक है ना, सी ई अपॉन में ई बी, सी ई अपॉन में ई बी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किससे, बाय बी पी टी लिख दिया, थेल्स बाबा लिख दो, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन पैरेलल ले दिया, मैंने क्या होता है जब एक पैरेलल ले दिया तो एक से हमने थेल्स थ्योरम से लगा दिया। अब दूसरी पैरेलल कंडीशन को देखो, अब देखो डी एफ पैरेलल ए ई, तो डी एफ पैरेलल ए ई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, किसको रफ कर देता हूँ, इसको, देखो इसको रफ कर दिया, डी एफ पैरेलल ए ई की बात हो रही है, डी एफ पैरेलल ए ई की बात हो रही है। जब डी एफ पैरेलल ए ई की बात हो तो कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं बस, केवल सॉरी एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा है, तो कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी, इसमें क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ए। तो ध्यान रखना, पहचान यही है, हमेशा पैरेलल देखा करो, और इस पैरेलल में देखा करो कौन कौन सी लाइन है, लाइन में देखो कौन सी बड़ी लाइन है, जो बड़ी लाइन होगी वही बेस होगी, और इसी से इधर की तरफ मिला के क्या बना दिया करो, पूरा ट्रायंगल बना दिया करो, उसी से हम पहचान पाते हैं कौन सा ट्रायंगल है। और जहां तुमने ट्रायंगल पहचान लिया उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि कौन सी जो लाइन्स हैं या कौन सी लाइन्स जो हैं रेशियो में डिवाइड कर रही हैं उसको, ठीक है, साइड्स को। तो अब यहाँ पे डी एफ पैरेलल क्या हो गया, ए ई। अच्छा ये क्या था हमारा, गिवन कंडीशन। अब इसका मतलब जब गिवन कंडीशन तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय थेल्स थ्योरम, तो बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखते हैं, ए डी, सेम वही, देखो ये ट्रायंगल तो ऐसे ही चल, क्योंकि हम यहाँ भी ऐसे चले थे, यहाँ भी ऐसे चलेंगे, ए डी अपॉन में डी बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन में ई एफ अपॉन में एफ बी। तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। आ जाओ यहाँ पर दूसरी कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद हमेशा पैरेलल रेशियो, बाय थेल्स थ्योरम पैरेलल रेशियो, और दोनों के बाद हमेशा क्या कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये देखो, ये ए डी अपॉन में डी बी और ए डी अपॉन में डी बी, दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल, बचा क्या, यानी सी ई अपॉन में ए बी इक्वल टू ई एफ अपॉन में। अब चेक करो जो तुम्हारा टू प्रूफ में था, मिलाओ सबको, क्या ये सेम है कि नहीं है, क्या ये सेम है कि नहीं है, देखो क्या बी एफ इधर क्या है, एफ बी, ठीक है ना, लेकिन वहाँ देखो वहाँ ऊपर है या नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो क्या कर दो, यानी वहाँ पे सी को क्या लिख सकता हूँ, इसको उल्टा कर दो, है ना, क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन में सी ई, और इसको भी क्या, ये जब ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हुआ है, एफ बी अपॉन में। अब देखो इधर एफ बी बोलूँ या बी एफ बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है, ई एफ बोलूँ या एफ ई बोलूँ, बात एक ही है, ई बी बोलूँ या बी ई बोलूँ, बात एक ही है, सी ई बोलूँ या ई सी बोलूँ, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रूट, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करो बेटा फटाफट से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि एक साइड का मिड पॉइंट, डी क्या है, एक साइड का मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, बुक में देख लेना, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि एक लाइन का मिड पॉइंट डी, दूसरी लाइन यानी कौन सी, बी सी, दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी कि पैरेलल है, समानांतर है, तो तीसरी लाइन को क्या करता है, बाइसेक्ट, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही तो बोलना चाह रहा है। तो क्या बोला है इसने कि अ पॉइंट इज सॉरी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ए बी एंड पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के क्या है, समानांतर है, और तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो इसमें देखो सबसे पहले गिवन क्या है, ऐसी क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी होती है तो जो लास्ट की लाइन लिखी होती है, लास्ट की लाइन वही प्रूफ करना होता है। तो लास्ट की लाइन इसमें बोला क्या, देखो जरा लास्ट की लाइन में क्या बोला गया, इसमें लास्ट की लाइन में क्या बोला गया है, हाँ, तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड बोला गया ना लास्ट की लाइन में। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या ये प्रूफ कर दूं ए ई बराबर ई सी। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये लाइन है, ये ई मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए ई बराबर ई सी, यही तो मतलब हुआ इसका मिड पॉइंट का, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बस क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो गिवन क्या था मुझे बताओगे, तो गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पैरेलल एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हंसो मत, इधर देख लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है किसका,
ए बी का, एक साइड का मध्य बिंदु ए बी का। ध्यान रखना जो 8वां क्वेश्चन है वो जस्ट इसका अपोजिट है। जो यहाँ कर लेगा ना 7वां क्वेश्चन कर ले, समझ लो उसने 8वां क्वेश्चन भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल बी सी। बस काम बन गया। जैसे ही इसने लास्ट में डी ई पैरेलल बी सी बोला, मेरे दिमाग में कौन आ गया, थेल्स बाबा। हमारे थेल्स बाबा याद आ गए और हमने कहा हाजिर हो जाओ जी। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट मीन्स मतलब क्या हुआ, ए ई बराबर ई सी कह सकता हूं मैं, ये प्रूफ करना है मैं, ए ई बराबर ई सी। अब देखो प्रूफ में चलेंगे, यानी उपपत्ति में चलेंगे। क्या सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कहाँ से चलते, गिवन से। तो गिवन से चलते सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर पहले तो क्या गिवन था, जैसे हमारे डी ई पैरेलल क्या हुआ, बी सी, तो हमें ये क्या था, गिवन था, यानी दिया है। क्या ये दिया है। अब जब दिया है तो हमें एक बात याद लाओ, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया जहाँ भी पैरेलल कंडीशन दिख जाए तुरंत थेल्स बाबा को याद कर लेना है, ठीक है ना। और थेल्स बाबा क्या कहते हैं कि जो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर। तो यानी कि हमारा क्या लिखूँ यहाँ से, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी बाय थेल्स थ्योरम, या बीपीटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लो या छोड़ दो, जैसे ए डी अपन में डी बी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, हमें क्या दे रखा था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी ए बी का मध्य बिंदु हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ ये गिवन है, ये कंडीशन क्या है, गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है। तो मैं क्या सकता हूँ कि ए डी बराबर डी बी हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। जब इसका मिड पॉइंट हो गया, डी ए बी का डी मिड पॉइंट हो गया, तो मैं बराबर बोल सकता हूँ ए डी बराबर डी बी, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। तो एक बात है, जब ये दोनों बराबर हैं, ए डी बराबर डी बी, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यानी ए डी बराबर डी बी, ए डी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, डी बी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू क्या हो गया, ए ई अपॉन में ई सी। तो डी बी से डी बी कैंसिल, मैंने क्या कर लिया, ए डी की जगह क्या रख दिया, डी बी पुट कर दिया ना, दे रखा है। जब ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या है 1, नीचे भी क्या आया 1। अब देखो यहाँ पर इसके बाद जब यहाँ पे 1 अपॉन में 1 आया तो यहाँ पर क्या बचा, ए ई अपॉन में क्या बचा, ए ई अपॉन में ई सी, और ई सी को इधर लेके गए तो क्या बना, ए ई बराबर ई सी, बना कि नहीं बना। और जब ए ई बराबर ई सी हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए सी का मध्य बिंदु है। तो बस हो गया क्वेश्चन, यही तो प्रूफ करना था मैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बताता है, वो क्या प्रूफ करवाता है, जो 8th क्वेश्चन है, मैं इसी में समझा देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। वो ये कहना चाहता है कि डी और ई दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि डी और ई क्या है, दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखना होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और इस जगह क्या आ जाएगा, इस जगह हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, पैरेलल कंडीशन प्रूफ करनी है। क्या करनी है, पैरेलल कंडीशन। और जब दोनों के दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे तो मैं ए डी बराबर डी बी लिख सकता हूँ, लिख सकता। तो वही कंडीशन दोनों में दे रखी होगी, इसके पैरेलल प्रूफ करनी है। चलो देखते हैं, उसे पहले से कॉपी कर लो फटाफट से। चलो बेटा देखो, ये जो है हमारा एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी इस डी का और इसी, ये जो डी और हमारा ई है वो किसका, ए बी का और ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। और प्रूफ करना है हमें, ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें प्रूफ करना है क्या, डी ई पैरेलल बी सी। अब बेटा एक बात तो मैंने उस दिन ही बताई थी, जब क्या कहते हैं हमें पैरेलल कंडीशन ना देकर प्रूफ करवाए तो इसका मतलब कौन सी थ्योरम यूज होने वाली है, कौन सी, कन्वर्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम की कन्वर्स, क्योंकि पैरेलल नहीं दिया, प्रूफ करवा रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकलवा रहा है, मतलब हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी नहीं है कुछ भी। तो देखो प्रूफ में क्या करना है हमें, उपपत्ति में, तो प्रूफ में हम लेके चलेंगे, प्रूफ में हम चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे सुन लो, इधर देखो, जब ए बी का मध्य बिंदु होगा तो मैं कह सकता हूँ ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी बोल सकता हूँ। ये क्या हमें एक तरह से गिवन है, क्या ये गिवन दिया है, कंडीशन गिवन है हमारी दी हुई है। अच्छा दोनों बराबर हो गए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, क्योंकि डी बी देखो, डी बी के नीचे 1 है, यहाँ पे 1 है, कि डी बी इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन 1 बचा कि नहीं बचा, डी बी नीचे आ गया ना इसके, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो
तो इसलिए 1/1 बचा। अब ऐसा कर क्यों रहा हूँ मैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है सर आप अपनी मर्जी से इसको बराबर लिखा चलो तो दिया हुआ था, लेकिन इसको डिवाइड में क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये पैरेलल कब होता है। कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, जब दो साइड का रेशियो बराबर होता है। क्या होता है, जब डी इन दो साइडों को डिवाइड मतलब इंटरसेक्ट करती है, और इन साइडों का यानी AD अपन में DB और AE अपन में EC होगा, तभी तो क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तभी क्या होंगे, दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। तो हमें वो कंडीशन देखनी है। ठीक है, तो हमें कौन सी कंडीशन देखनी है, कि ये कंडीशन देखनी है कि अगर मान लो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। किसका रेशियो सेम हो जाए, यानी AD अपन में DB और AE अपन में EC, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैं कौन सी थ्योरम लगा सकता हूँ, मैं थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगा सकता हूँ। तो इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये। अब इसके बाद देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, E इज द EAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यानी कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो क्या लिख सकता हूँ, यानी कि अब मैं बोल जब EAC का मिड पॉइंट हो गया, EAC का मिड पॉइंट हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, AE बराबर EC। तो वही सेम कहानी, AE अपन में क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसका LHS AD अपन में DB, इसका RHS AE अपन में EC, यहाँ पे RHS में क्या था 1 और यहाँ भी RHS में क्या है 1। जब इसका RHS बराबर हो गया तो इसका LHS बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन, वही तो करते आ रहे हैं अभी तक हम, कि थेल्स थ्योरम में तो यही करते थे कि यहाँ पर क्या होता था, गिवन और पैरेलल और रेशियो, पैरेलल रेशियो, यहाँ पर हमें इक्वल दे रखा था। तो अच्छा एक बात, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिखते हैं, AD अपन में DB इज इक्वल टू AE अपन में EC। अच्छा देखो ये अब रेशियो को चेक करो, कहाँ है, AD अपन में DB, ठीक है, AE अपन में EC। तो कुछ याद दिलाता थेल्स थ्योरम की। तो थेल्स थ्योरम तो ये कहती थी कि अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तब रेशियो इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ तो पहले ही रेशियो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसी को बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो हम क्या कह सकते हैं, DE पैरेलल BC। अब समझ में आया कि नहीं आया, यही प्रूफ करना था हमें। बात समझ में आई कि नहीं भाई, कन्वर्स हमें यही तो कहती है कि रेशियो को बराबर कर दो तो पैरेलल हो जाएगी, और थेल्स थ्योरम क्या कहती है, पैरेलल कर दो तो रेशियो बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वही हमें मिल गया, हमें रेशियो मिल गया, और रेशियो मिल गया तो बाय कन्वर्स हमें क्या करना होता है, BPT इक्वल पैरेलल हो गया। और अगर पैरेलल दिया होता है तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को लिख सकते हैं। बस यही दोनों कहानी चलेंगे, रेशियो है तो पैरेलल, पैरेलल है तो रेशियो। आंसू आ रही है पीछे, इधर भी देख ले। ठीक है बेटा, खाली अगर इधर देखा करो सारे के सारे, खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से ये कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे। चलो बेटा देखो, अच्छा यहाँ देखते हैं आप, इसमें देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 9, क्वेश्चन नंबर है 9, एक्सरसाइज 6.2 NCERT बुक हमारी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो इसमें एक ट्रेपेजियम है ABCD, जिसमें हमें क्या दे रखे हैं, तो डायगोनल दे रखे हैं, और डायगोनल में दे रखने के बाद हमें टू प्रूफ क्या करवा रहा है, AO अपन में OB, और यहाँ बोल रखा है CO अपन में OD। अच्छा मुझे एक बात बता दो, जो रेशियो का कॉम्बिनेशन दे रखा है, जो रेशियो का कॉम्बिनेशन दे रखा है, कहीं से भी थेल्स बाबा की थ्योरी को फॉलो करता नजर आ रहा है, कहीं से भी थेल्स बाबा की थ्योरी को फॉलो करता नजर आ रहा है, क्यों हाँ कर रहे हो, नहीं आ रहा भाई हैं। कभी भी कोई ऐसे थेल्स बाबा ये बोलते थे कि AO अपन में OB लिख दो, AO अपन में OB, ऐसे बोलते थे क्या, वो तो हमेशा ऐसे बोलते थे कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तब AB अपन में क्या लिखो, BC लिखो, वो तो यही कहते थे ना। तो ऐसे थोड़ा ना बोला कि U बनाओ और U के बाद दोनों को रेशियो लिख दो, ऐसा बोला है क्या, नहीं, फिर यस सर भाई नहीं बोला। तो इसका मतलब कहीं ना पता है क्या हुआ है, ये थोड़ा सा दिया इसने थेल्स थ्योरम की तरह ही है, लेकिन बस हमारी आंखों का क्या है, धोखा। ये धोखा बहुत देता है, ठीक है ना। धोखा कैसे, देखो अल्टरनेटली ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, होना क्या चाहिए था, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, AO अपन में OC, AO अपन में OC। तो क्या दिक्कत है, OC को इसके नीचे ले आओ, BO को इसके ऊपर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, AO अपन में CO, AO अपन में CO नीचे आ गया ना, BO चला गया उसकी जगह, BO ने कहा तू मेरी जगह आ जा, और CO ने कहा मैं तेरी जगह आ जाता हूँ। अब मिला के देखो इसका कॉम्बिनेशन, हम मिला के देखो ना इसका, तो AO अपन में OC है कि नहीं, और इधर से BO अपन में OD बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब बिठा तो लिया, प्रूफ कैसे करोगे इसे, तो चलो अब देखते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक लाइन पैरेलल खींच ली किसी के भी, मैंने यहाँ पे क्या करा, DO, सॉरी ये जो है ना AB है ना, AB दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली MO,
क्या खींच ली, ए बी एक साइड के पैरेलल, दोनों की तरफ तो खींच नहीं सकते हम, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हमेशा एक को मान के चलते हैं, या तो ए बी के पैरेलल एमओ को मान लो या एमओ के पैरेलल डीसी को मान लो, ठीक है ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी यहाँ पे, क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने कंस्ट्रक्शन करी, रचना करी यहाँ पर कि ड्रॉ ए बी पैरेलल एमओ, क्या करें, ड्रॉ ए बी पैरेलल एमओ, पूछूंगा अगर बताओगे नहीं तो फिर देखूंगा जब, ठीक है ना, ए बी पैरेलल एमओ, ठीक है ना, ए बी पैरेलल एमओ, ये हमें क्या कंस्ट्रक्शन से। अब प्रूफ में आ जाओ, तो मैंने तुम्हें क्या था, प्रूफ में हमेशा कहाँ से चलते हैं, गिवन से। तो गिवन क्या है बस हमें ये बता दो, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी है कि नहीं, ट्रेपेजियम में गिवन है कि नहीं है, ये क्या है गिवन इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कंस्ट्रक्शन से, ए बी पैरेलल एमओ, एमओ ये क्या है हमारा, बाय कंस्ट्रक्शन इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों को देखा जाए तो ए बी पैरेलल डी सी भी है और ए बी पैरेलल एमओ भी है, तो इधर देखो फ्रॉम इक्वेशन हैंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल डी सी पैरेलल एमओ, यानी तीनों आपस में पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई भाई। जब ये इसके पैरेलल है, मान लो एक, चलो तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, अब रेल से है तो रेल से ही देख लो, देखो दो ट्रैक हैं, ये दो ट्रैक हैं भाई, रेल की पटरियाँ दोनों ऐसी तो होती हैं बीच में, ये स्लीपर्स होते हैं, ये बीच में स्लीपर्स होते हैं जिन पे हम लेटते हैं, ठीक है ना, ये स्लीपर्स होते हैं। अब ये स्लीपर्स और ये रेल्स हैं। अब एक बात, तो इसी लाइन के पैरेलल मैंने एक और लाइन बना दी इस तरह से, तो क्या वो इसके पैरेलल नहीं होगी क्या? अगर मान लो इसके पैरेलल मैंने एक और रेल बना दी, एक और लाइन बना दी, रेल बना दी, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल नहीं होगी क्या, होगी कि नहीं होगी? अरे सीधी सी बात है, जब ये आपस में पैरेलल है और इसी के पैरेलल एक और लाइन बिछाई है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? क्या इसके लिए ऐसे नजर आएगी, तू ऐसे जा रही है मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जाएगी क्या? ऐसे कभी नहीं जाएगी भाई, ऐसे हमेशा पैरेलल लाइन रहेगी। वो पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं रहेगी तो रेल चलेगी क्या? फिर वही रेल इस तरह से चलेगी, ऐसे रेल चलती है कभी कि, ठीक है ना, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, बीच वाले यात्रियों को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंडीशन हमारी गिवन हो गई। यहाँ से गिवन कंडीशन कंस्ट्रक्शन से हमने क्या देखा कि तीनों के तीनों क्या हो गए, पैरेलल। और अब जब तीनों पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया ना, तो अब तुम्हें नजर आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। कैसे देखो, सबसे पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी बी, देखो जल्दी से, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी में देखो, ए डी बी में देखो मैं क्या सकता हूँ, ए बी पैरेलल एमओ, ए बी पैरेलल एमओ, ए बी पैरेलल एमओ भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है ना। देखो ना, ए बी पैरेलल एमओ, और जब ए बी पैरेलल एमओ हो गया, सेकंड सॉरी सेकंड, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ए बी पैरेलल एमओ, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, दोनों में लाइन कौन सी बड़ी, ए बी, तो बेस हो गया कि नहीं हो गया? इस बेस से कौन सा ट्रायंगल बनना है, ये वाला, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम अपॉन में एम डी, और इधर से ओ डी, बी अपॉन में ओ डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो ना, पॉइंट ने कहाँ काटा है, यहाँ पर, इसने कहाँ काटा है, यहाँ पर, तो ट्रायंगल तो ये बन रहा है हमारा। अगर मैं इसे रफ कर दूँ, देखो अब तो देख समझ में आ गया होगा, देखो अब तो आया समझे, तो क्या बना, यहाँ लिख सकता हूँ मैं क्या, ए एम अपॉन में एम डी इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी। अच्छा, बड़ी ओ डी याद आ रही है, ओ डी, ये क्या हुआ, बाय थेल्स बाबा की जय हो थ्योरम, ठीक है ना। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको मैं वापस मिलाने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ए हो गया। अच्छा, अब भूल जाओ, अब ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं इस लाइन को मिटाने जा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। तो अब कौन से ट्रायंगल में चलोगे, अब कौन से ट्रायंगल में चलोगे, दिख गया होगा अब तो, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी। बी में क्यों चलोगे, ए सी डी में चलोगे ना, डी नहीं आएगा ट्रायंगल, वहाँ तो कोई पैरेलल लाइन भी नहीं है, उसमें क्यों जा रहे हो, वहाँ कोई है पैरेलल लाइन, तो हम कौन से में चलेंगे, ए सी डी में चलेंगे। अच्छा, ए सी डी में एक बात बता दो, ये मैं कह सकता हूँ एम ओ पैरेलल किस, डी सी, एम ओ पैरेलल डी सी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एम ओ पैरेलल डी सी, एम ओ पैरेलल डी सी, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हो गया, तो इसका अब बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एम एम डी, देखो ना ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, तो ए एम अपन में एम डी, उधर से ए ओ बाय ओ सी होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ से ए एम अपॉन में एम डी और ए ओ अपॉन में ओ सी, तो इसका नाम बाय जय हो थेल्स बाबा, ठीक है ना, थ्योरम। ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, देखो ये थर्ड थी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ इक्वेशन, क्या हो गई फिफ्थ। तो इस वाली फोर्थ और फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ से बताओ जल्दी से क्या हुआ,
मिल गया हमें। देखो यहाँ पर ये कौन बैठा है, ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी। कॉमन ढूंढना होता है हमें। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो सीधे सीधे कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन यानी ए ओ अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू अपॉन में, क्या यही प्रूफ करना था क्या हमें? नहीं, ये प्रूफ नहीं करना था भाई, ये प्रूफ करना है हमें। वो तो मैंने तुम्हें बना के दिखाया था ना कैसे बनेगा, है कि नहीं? प्रूफ कौन सा करना है? ए ओ अपॉन ओ, जैसे हम वहाँ लेके गए थे। भैया उधार लिया तो उधार ही नहीं चुकाओगे? नहीं चुकानी? अरे तुम तो बहुत गंदे बोरवर हो भाई। देखो अब इस ओ को इधर ले आओ और ओ सी को क्या ले जाओ उधर, तो क्या आ जाएगा, ए ओ तो आ गया नीचे बी ओ के और ओ सी चला गया उधर। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था। देखो ये रहा, ये मेन प्रूफ करना है। ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे आएगा, हैं? किसे उसे इधर लेके गया तुम्हें दिखाने के लिए, वो कोई वो है नहीं, बस बताने के लिए तुम्हें कि किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। ये रेशियो को दिखाने के लिए, एक्चुअल में ये बस इन्होंने उल्टा सीधा कर रखा है एक्चुअल में रेशियो ये। अब जब तक तुम्हें वो रेशियो नजर नहीं आएंगे तो तुम पैरेलल कैसे खींचोगे? बस वो मैंने तुम्हें क्या है, इन्होंने मैनिपुलेट कर रखा था, मैंने तुम्हें थोड़ा सा सीधा करके दिखाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये तो निकाल लोगे, फिर से तुम उल्टा कर दो। ये तो मैं उल्टा चला रहा, तुम भी उल्टे चलो, तो इसमें लिखने की जरूरत है, तो बस मैंने दिखाया गया था, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो बेटा ऐसे ही हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। उसमें क्या इन रेशियोज का यूज करना है, वहाँ पैरेलल यूज करनी होगी। वहाँ पे यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है, वहाँ ए बी पैरेलल डी सी प्रूफ करना है 10 क्वेश्चन में। इसका जस्ट उल्टा कन्वर्स यूज करनी है। तो हर बार तुमने इस एक्सरसाइज में देखा, एक क्वेश्चन करा और एक उसका उल्टा, एक क्वेश्चन करा एक उसका उल्टा, नहीं थेल्स थ्योरम यूज कर रहे हो और कन्वर्स थ्योरम को यूज कर रहे हो। तो इस तरह से बेटा ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, चैप्टर क्या हमारी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो जाएगी। इसका लास्ट क्वेश्चन खुद करके देखना, नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलें, ठीक है ना। अगली क्लास या अगली वीडियो में उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 सिमिलर ट्रायंगल के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।